से बेटे आज की क्लास में ये लास्ट कंसेप्ट है जो हम लिख रहे हैं, कंसेप्ट नंबर 9, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अकाउंटिंग ऑफ एमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तीनों लिख लीजिए बेटे आराम से, कोई टेंशन नहीं, सहजता से। कंपनी सेक्रेटरीज जी, कॉस्ट अकाउंटेंट जी तो मेरे सामने बैठे हैं, सहजता से सरल से लिखें बेटा, एक बार लिखें फिर मैं समझाऊंगा।
बाद चाय के लिए समोसा दे दीजिए। समोसे लाओगे? है पैसे? 5 रुपये। बेटे आराम आराम से लिख लो पहले। बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटे, भले पेपर में ना आए लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूं तो बेटे अगर आपने ध्यान से इनको लिख लिया और मेरी बातों को सुन लिया तो बेटे बहुत समझ आएगा आपको। यही है ज्ञान और उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। स्टेप नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अकाउंटिंग ऑफ amalgamation। पहला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अभी मैंने बताया था क्या मीनिंग होता है परचेज कंसिडरेशन का। बाय कौन पे करता है? परचेजिंग कंपनी। किसको? वेंडर कंपनी को। पेड बाय परचेजिंग टू वेंडर, पेड बाय परचेजिंग टू वेंडर, परचेजिंग टू वेंडर। स्टेप 2 journal entries or accounting treatment in the books of purchasing, in the books of purchasing company. Step 3 preparation of journal entries, preparation of journal entries in the books of vendor company. Step 3 passing of journal entries in the books of vendor company, preparation of ledger accounts और बेटा लास्ट में बैलेंस शीट ऑफ परचेजिंग कंपनी आफ्टर अमालगमेशन। लो बेटे, बेटे मैं एक सेकेंड लिखना नहीं बेटा, मैं देख रहा हूं कि कहां तक है ये। बेटे बड़ी मेहनत से बनाई है हर चीज। आपको क्या पता? कुछ नहीं पता बेटे आपको, मैं बता रहा हूं। आपको तो बनी बनाई कितने सालों की मेहनत इकट्ठी मिल रही है। अब सुनिए बेटे, एक बात ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो एमालगमेशन हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो और चाहे वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, इन सभी केसेस में एक कंपनी
दूसरी किसी कंपनी को खरीद रही है या उसके साथ मिलके काम करना चाहती है, तो बेटे ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। लेकिन बेटे इस कंपनी में इक्विटी जो होल्डर्स हैं, इस कंपनी में डिवेंचर होल्डर्स हैं, इस कंपनी में क्रेडिटर्स हैं, इस कंपनी में प्रेफरेंस होल्डर्स हैं, और भी बड़ी सारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। बिल्कुल उसी तरह से इस कंपनी में भी आम आदमी, मैंगो पीपल, इक्विटी शेयर होल्डर्स बेचारे हैं, बेटे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, बेटे डिबेंचर होल्डर्स हैं। बेटे आप मुझे बताओ कि आपके घर में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आप ही की शादी होने वाली है, तो खाली आपसे पूछा जाएगा लड़की पसंद आई, या हर पूरे घर के मेंबर का सुना जाएगा, या सबसे पूछा जाएगा या नहीं? इतना बताओ कि आपकी बहन की शादी होनी है, अब आपने लड़का देख लिया, खाली बहन को पसंद आ गया वो लड़का, वो काफी है, या आप सबके लिए भी वो पसंद आना भी जरूरी है? मुझे आंसर आपका मिल गया, हम सबका उसको पसंद करना जरूरी है। बेटे क्यों? क्योंकि बेटे नए रिश्ते बन रहे हैं, बेटे नए नए परिवार मिल रहे हैं, दो खानदान मिलके नया काम करेंगे, तो बेटे ये डिसीजन में सभी का सहयोग चाहिए, सभी को राजी खुशी काम करना चाहिए। तो बेटे इसीलिए एक कंपनी जब अमेलगमेट होना चाहती है दूसरी किसी कंपनी के साथ, या एब्जॉर्ब होना चाहती है दूसरी किसी कंपनी के साथ, या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती है दूसरी किसी कंपनी के साथ, तो बेटे सबसे पहले इनको बड़े पापा, हाई कोर्ट का जज बड़े पापा के पास एप्लीकेशन देनी होगी। बेटे अमेलगमेशन इतनी आसान नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये तो फाइनल में आप डिस्कस करोगे ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो अमेलगमेशन से पहले फॉलो करने पड़ते हैं, क्या क्या मीटिंग्स होंगी, हाई कोर्ट पे कब जाना होगा, जज क्या कहेगा। बेटे थोड़ा सा आइडिया देख लो तो फिर प्रैक्टिकली जल्दी हो पाएगा काम। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जब दो कंपनीज अमेलगमेट, एब्जॉर्प्शन या रिकंस्ट्रक्शन कर रही हो, तो उनके जो अपने घर वाले क्रेडिटर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे फर्क पड़ेगा। तो लॉ मेकर्स क्या कहते हैं कि आपको सबसे पहले हाई कोर्ट जाना होगा। तो बेटे ये दोनों कंपनीज के कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स मिलेंगे और बेटे हाई कोर्ट के बड़े पापा को एप्लीकेशन देंगे और अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे कि हम अमेलगमेट होने वाले हैं। जैसे एक लड़का और लड़की आपस में प्यार करते हैं, घर से नहीं भाग रहे, अपने मम्मी पापा को पहले बोल रहे हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, आप हमारा विवाह करा दीजिए। तो बेटे एकदम थोड़ी लड़के के और लड़की के मम्मी पापा मान जाएंगे। बेटे वो क्या कहेंगे, हम पहले जांच पड़ताल कर लें कि लड़का क्या है, कैसा है, बिहेवियर कैसा है, लड़के के माता पिता कैसे हैं। ऐसे बेटे लड़के वाले कहेंगे कि हम पहले लड़की का चाल चलन देख लें, उसके माता पिता को देख लें, उसकी पढ़ाई लिखाई देख लें,
बेटे जब सब कुछ होगा, मीटिंग्स होंगी बेटे, खाना पीना होगा, और बेटे आपस में विचार आदान प्रदान होंगे, और उसके बाद एस्ट्रोलॉजर के पास जाया जाएगा, जन्म पत्री डेट लेकर, प्लेस ऑफ बर्थ लेकर। तो एस्ट्रोलॉजर कहेगा कि इनके गुण आपस में मिल रहे हैं। बेटे मैक्सिमम गुण 36 होते हैं जो भगवान राम के सीता माता के साथ मिले थे। वैसे बेटे 18 गुण भी मिल जाए तो हिसाब किताब हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना बेटे? आपको तो रटे होंगे बेटे ये। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि दो कंपनीज जब अमेलगमेट करना चाहती हैं तो हाई कोर्ट के पास जाएंगे। हाई कोर्ट क्या कहेगी कि आप ऐसा करो जी, पहले क्रेडिटर्स की अपनी अपनी कंपनी में मीटिंग बुलाओ, प्रेफरेंस होल्डर्स की मीटिंग बुलाओ, डिवेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलाओ, इक्विटी होल्डर्स की मीटिंग बुलाओ, और ये विचार जो तुम हमें कह रहे हो अपनी कंपनी में, पहले इसकी चर्चा करो, हवन करो भाई, हवन करो, हवन करो भाई, हवन करो। अब चर्चा करने के बाद कौन क्या कहता है उसको लिखो, डिसीजन क्या है उसको लिखो, और फिर हमारे पास आओ, फिर हमारे पास आओ आराम से बेटे। कौन कह रहा है? बड़े पापा बेटे सभी से मिल रहे हैं, सभी की मीटिंग बुला रहे हैं, और उस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ उसको लेकर आ रहे हैं। तो बेटे हाई कोर्ट के बड़े पापा के पास सभी मीटिंग्स की डिसीजंस आ गई। अगर हाई कोर्ट के जज को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है और अमेलगमेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बाद इनका बिजनेस बढ़ेगा, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और सब कुछ न्यायपूर्वक हो रहा है, तो बेटे हाई कोर्ट का जज इसको अलाउ कर देगा। और बेटे फिर क्या होगा? बेटे जो वेंडर कंपनी होगी और जो परचेजिंग कंपनी होगी आपस में टर्म्स डिसाइड करेंगे। और बेटे इसका मान लेते हैं ये वेंडर कंपनी है, इसका एक लिक्विडेटर आ जाएगा, क्योंकि बेटे वो कंपनी तो बंद होने वाली है अब। तो बेटे आप बताओ, जब एक कंपनी का लिक्विडेटर आ जाएगा, ये पुरानी कंपनी है या वेंडर कंपनी है या एग्जिस्टिंग कंपनी है, और ये नई कंपनी है, नई नवेली परचेजिंग कंपनी कह दो। अब बेटे ये कंपनी, इस कंपनी में एक लिक्विडेटर आ जाएगा, जैसे मैंने लिक्विडेशन में कराया था। अब ये लिक्विडेटर क्या करेगा? सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को बेचेगा, इनको दे देगा बेटे, और ये कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर होगा इस लिक्विडेटर को क्या देगा? परचेज कंसिडरेशन दे देगा। बेटे मैंने कहा ये भले आपके पेपर में नहीं आएगा, अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना ये पूरा फ्लो चार्ट, तो जो मैं इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कराऊंगा वो बहुत समझ आ जाएगी, अच्छा लगेगा आपको। बेटे पहले 2 लेक्चर ही तो कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो। तो अब जरा दोबारा देखो, रिवीजन करते हैं। मैंने कहा जी पहला स्टेप क्या होगा? आपके मन में और दूसरी कंपनी, वेंडर कंपनी के मन में विचार आ रहा है कि हम अमेलगमेट, एब्जॉर्प्शन या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो फिर आप हाई कोर्ट पे गए, हाई कोर्ट के जज ने आपको मीटिंग्स के लिए बुलाया, आप मीटिंग्स के लिए आ गए, डिसीजन ले आए, हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दिया। फिर
वेंडर कंपनी का एक लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ और परचेजिंग कंपनी ने उसको पीसी दे दी, पीसी पे कर दी। तो बेटे इसके बाद सोचो क्या होगा। ये जो वेंडर कंपनी है ना बेटे, ये एक बहुत बड़ा सा ट्रक बुलाएगी। देखा आपने कई बार ट्रक आपके स्टेट के आसपास जो हाईवेज होती हैं उसमें बेटे कारें जा रही होती हैं, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, देखा कभी? तो बेटे ट्रक बुलाएगी और सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज इस ट्रक में रख देगी। ये ड्राइवर है बेटा। अब ये ट्रक में रख कर कहां जाएगा? ये ट्रक कहां जाएगा बोलो, किधर जाएगा बेटे? ये कहां जा रहा है? इसके पास एड्रेस किस चीज का है? परचेजिंग कंपनी का, वहां जा रहा है। तो ये अपने एसेट्स बेच देंगे, लायबिलिटीज बेच देंगे और परचेजिंग कंपनी ये रही बेटे, इसके यहां पर ये ट्रक आ जाएगा और आवाजें लगाएगा, पोपो पोपो, मैं ले आया एसेट्स, मैं ले आया लायबिलिटीज, और आप भागे चले आएंगे और आप इसको पीसी दे देंगे कि भाई इनको दे देना, इसके लिक्विडेटर को दे देना। बस बेटे आराम से। बेटे यही तो फ्लो है। पुरानी कंपनी खत्म हो जाएगी, उसके एसेट्स परचेजिंग कंपनी ले लेगी, उसके बदले में वो पीसी दे देगी और बेटे फिर ये कंपनी इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगी। इसी तरह से ये कंपनी यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगी। तो बेटे आपके पेपर में क्या आएगा? पहला स्टेप, स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। पीसी ज्वेलर्स नहीं है, पीसी का मतलब परचेज कंसिडरेशन, टू बी पेड बाय परचेजिंग कंपनी टू वेंडर कंपनी। स्टेप 2, बेटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, हवन करेंगे लोग, हवन करेंगे, हवन करेंगे इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। बेटे परचेजिंग कंपनी की किताबों में ट्रीटमेंट करेंगे। आप जब कोई नई चीज खरीदते हो, फल फ्रूट सब्जियां, उसको घर में लाकर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो नहीं रखते? ट्रीटमेंट करेंगे, लिखो लिखो।
तो बेटे स्टेप 3, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। और बेटे स्टेप 4, हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे ऑफ परचेजिंग कंपनी आफ्टर अमालगमेशन। आराम से बेटे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन। तो बेटे 4 मुख्य स्टेप्स हैं। आज की क्लास में हम पहला स्टेप तो कंप्लीट कर ही लेंगे, कैलकुलेशन, मीनिंग एंड मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन। आओ बेटे, आओ आओ बेटे, आराम से मेरे बेटे, लगने ना पाए। बेटे आज लेक्चर पहला है और अभी तक जो भी कुछ किया है मैंने खाली चर्चा की है, बेसिक कंसेप्ट्स आपके माइंड में फ्लो किए। ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का, एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता है ये बता मास्टर ये चैप्टर कराया क्यों जा रहा है हमारे को सीएस एग्जीक्यूटिव में। सोचिए, आप सोचिए।
कल सुबह घर से उतारियो तो साथ चाय पिए साथ साथ बस ये बोला समझ गए लाया को दूसरो हां लाया तो बहुत अच्छी वाला कॉन्सेप्ट चलो करो बेटे वो बच्चा कह रहा है जी ये बताओ मास्टर जी ये चैप्टर क्यों करा रहे हैं इंस्टीट्यूट क्या सोचता है इस चैप्टर को करा के हमें क्या फायदा होगा बिल्कुल बेटे बहुत बढ़िया बात पूछी बेटे इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसने डिसीजन ले लिया कि हम अमेलगमेट एब्जॉर्प्शन या रिकंस्ट्रक्शन में कुछ करना चाह रहे हैं तो आपसे ये वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है और बेटे आनी चाहिए तो बेटे हम इस ऑब्जेक्टिव से काम कर रहे हैं इस चैप्टर में कि हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का पहला सिद्धांत यह है कि जब आप कुछ भी खरीदते हैं चावल रोटी टमाटर सब्जी शर्ट तो बेटे आप एक कंपनी हम कहते हैं परचेजिंग कंपनी अच्छा चलिए पता चला बेटे आप इस दुनिया में कुछ भी खरीदें बेटे एक होता है खरीदार और एक होता है बेटे बेचने वाला खरीदने वाला बेटे आपको देना पड़ता है कुछ जो खरीदता है वो कुछ देता है तो जो भी वो देता है हम उसको कहते हैं परचेज कंसीडरेशन बेटे यहीं पे लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो जाती है क्यों क्योंकि बेटे जो टमाटर खरीदना है ना वो चाहता है कम से कम पैसे दूं और जो टमाटर बेचने वाला है
वो चाहता मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे खींच लूं, क्योंकि दोनों के विचारों में बदलाव है, दोनों अपने प्रोस्पेक्टिव पे देख रहे हैं। तो बेटे कितनी बार ऐसा देखा गया कि अमेलगमेशन डिक्लेयर भी हो गया लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हुआ। भारती, वॉलमार्ट, आपके सामने एग्जांपल है बेटे। ऐसे हजारों कंपनियां हैं जो लास्ट पॉइंट में आकर पीसी पे आकर अटक गई और अमेलगमेशन नहीं हुआ। तो बेटे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ये पीसी कैलकुलेट करनी है, परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करनी है बेटे। इसको निकालने के दो तीन तरीके हैं, दो तीन मेथड्स हैं। तो एक बार लिखते हैं बेटे, एक आध बात छोटी सी लिख लेते हैं, क्या हो गया, लास्ट में तो लिख रहे हैं। आइए बस बेटे लास्ट ये कंसेप्ट 10 बेटे। एक्चुअली में ये मैंने नंबरिंग ज्यादा कर दी है, वैसे है नहीं, लिख ले बेटा, लिखो लिखो बेटे लिखो, डीले नहीं पढ़ना, डीले नहीं। खड़े हो, कमर सीधी करो, थप्पड़ मारो, सीधी करो, लिखो। मीनिंग ऑफ परचेज कंसिडरेशन, द एग्रीड अमाउंट टू बी पेड बाय टमाटर खरीदने वाला टू टमाटर बेचने वाला, दैट इज नेम्ड एज पीसी। पीसी पीसी लिखो। भले बेटे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आज, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप लिखने का काम आज खत्म कर ले, समझने का काम खत्म कर ले, तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई टेंशन क्या है। The agreed amount to be paid by purchasing company to vendor company shareholders is named as purchase consideration. PC, purchase consideration। अब मैं टमाटर खरीद रहा हूं, मैं कह रहा हूं भैया प्याज ले ले, आलू ले ले, टमाटर दे दे, आलू ले ले, तो मैं काइंड में दे रहा हूं, मैं कैश में भी दे सकता हूं, मैं अपनी टाई उतार के दूंगा, टाई ले ले मेरी, ये ले टाई ले ले, कैलकुलेटर ले ले, ये ले, मेरी सोने की अंगूठी ले ले, ये ले अंगूठी ले जा, कुछ भी ले ले, कैश भी ले ले, मैं कहूंगा कैश ले जा, ये ले कैश ले जा, ये ले टमाटर दे टमाटर दे टमाटर दे, कैश ले ले, कुछ भी कुछ भी कुछ भी लिखे। पीसी कैन बी इन एनी फॉर्म, इक्विटी शेयर्स, preference shares, debentures, cash, बैंक। बेटे परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को कुछ भी दे सकती है, कैश, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक एक्सेट्रा। आराम से लिख ले बेटे। पीसी कई बार शॉर्ट नोट आया बेटे, बेटे आज 13 कंसेप्ट तक लिख लेंगे हम, 10वें में पहुंच गए। मोड ऑफ पेमेंट हैज नो रिस्ट्रिक्शन, इसको अंडरलाइन कर दें, नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन, मोड ऑफ पेमेंट हैज नो रिस्ट्रिक्शन। डी पॉइंट, पेमेंट टू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, डी के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना,
डी के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना, पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स, कॉमा, क्रेडिटर्स, लेंडर्स ऑफ वेंडर कंपनी, मतलब वेंडर कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करे, अगर वेंडर कंपनी के क्रेडिटर्स को पेमेंट हो, वेंडर कंपनी के लेंडर्स को पेमेंट हो, बाय परचेजिंग कंपनी विल नॉट, अंडरलाइन कर लीजिए, समझाऊंगा, विल नॉट बी पार्ट ऑफ पीसी, नॉट को अंडरलाइन कर लें। Because it is treated as discharge of liability by purchasing company, लिख लेना बेटे, अभी समझाऊंगा ना, ऐसा क्यों मुंह फीका फीका कर लिया, ऐसे मूड खराब कर लोगे, यहां दिल खोल के दे रहा हूं और आप ऐसे बैठोगे, नहीं बेटे ना, और 2 3 5 10 मिनट की तो बात रहेगी बेटे। कंसेप्ट 11 बेटे 13 तक लिखना है, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन, 2 ही मेथड्स हैं जी पीसी को निकालने के, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, 2 मेथड्स, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, नेट, मास्टर चुप हो यार, लिखने दे, कंसेप्ट 12, अब मैं बोलूंगा नहीं, आप पहले लिख लो, मैं नहीं बोलती, वैसे ए पॉइंट इंपॉर्टेंट होती, आप अंडरलाइन कर दी, मोड्स ऑफ पेमेंट विद एक्सचेंज रेशियो इंपॉर्टेंट होती, अंडरलाइन करती, in case modes of payment along with exchange ratio, swap ratio has been specified in the question, then we will apply net payment method for calculating PC. Following is the format for calculating PC as per net payment method. फॉर्मेट बनाइए, फिर मैं समझाऊंगा। 4 कॉलम बनेंगे, पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग अमाउंट, पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग अमाउंट। अभी ऐसे ही बना लीजिए। कर लिया जी, फॉर्मेट बनाइए जी प्लीज 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 प्लीज, फॉर्मेट प्रिपेयर कीजिए प्लीज।
एक बच्चा कहता है जर्मन भाषा, हाँ जर्मन है, लो लिख लो बस अभी आप। पेमेंट 2 में 2 पार्टीज आ रही है, इक्विटी होल्डर्स, प्रेफरेंस होल्डर्स। पेमेंट इनमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। वर्किंग में स्वैप रेशो अभी देखेंगे क्या होती है, फिर अमाउंट लास्ट में, और बेटा ये टोटल परचेज कंसिडरेशन होगा। ठीक है जी। आगे लास्ट कंसेप्ट लिखना है, सी पॉइंट और डी पॉइंट लिखकर एक लास्ट कंसेप्ट है, बस खत्म आज की क्लास में। लिख लीजिए सी पॉइंट। We always use or prefer net payment method for calculating PC. PC को निकालने के लिए हम हमेशा नेट पेमेंट मेथड यूज करते हैं। डी पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। लिखने में क्या है, कह रहा हूं ना, लिखती लिखती इंपॉर्टेंट होती होती लिखती लिखती लिखती। अंडरलाइन कर दी। When modes of payment and ratio of exchange are specified, then we will use net payment method. लास्ट ई पॉइंट भी लिखती, एफ भी लिखती, समझ नहीं आती फिर भी लिखती, फ्रेंच भाषा होती एक जगह लिखती, फिर मैं समझाती, टेंशन नहीं लेती, टेंशन देती नहीं लेती, लिखती। ई पॉइंट। बेटे अगर दोनों शर्तों में से एक भी मिसिंग है, या तो मोड ऑफ पेमेंट नहीं दिया या एक्सचेंज रेशो नहीं दी, तो फिर हम नेट पेमेंट नहीं लगा सकते, फिर हम नेट एसेट लगाएंगे और नेट एसेट के हिसाब से पीसी कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, when swap ratio or exchange ratio given has possible outcome, अगर उसमें फ्रैक्शंस आ जाए, फ्रैक्शंस आ जाए, then fractional shares are always paid in cash. आराम से बैठे। fractional shares to be paid in cash. क्यों? क्योंकि बेटे शेयर्स फ्रैक्शंस में होते ही नहीं। लो बेटे लास्ट मेथड लिखो, साढ़े नाल रोगे ते ऐश करोगे, ऐश करोगे। लास्ट कंसेप्ट लिखो, अज दी क्लास खत्म होंदी पई जे। लास्ट लिखो कंसेप्ट 30, नेट एसेट मेथड। या तो क्वेश्चन खुद ही कहे भाई नेट एसेट लगा, और या नेट पेमेंट ना लगा रहा हो। लिखे 2 सिचुएशंस, बड़ी मेहनत से बनाया बेटा। Following are the 2 situations in which net asset method will be applicable. Situation 1, when in the question it has been specified prima facie to apply net asset method. क्वेश्चन खुद ही कह रहा हो कि नेट एसेट लगा लेंगे, ठीक है लगा लेंगे। और दूसरा, अगर मोड ऑफ पेमेंट या एक्सचेंज रेशियो में से कुछ मिसिंग हो, गिवन ही ना हो, तो फिर लगा लेंगे। सिचुएशन 2, बेटे नेट एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज।
नेट का मतलब है किसी में से कुछ चीज रेस्ट की। फॉर्मेट लिखे जी, जितने भी एसेट्स हैं सब लिख दो एग्रीड वैल्यू पे, नहीं दी तो मार्केट वैल्यू, नहीं दी बुक वैल्यू, समझाऊंगा बाद में, माइनस लायबिलिटी पेबल वैल्यू, नहीं तो बुक वैल्यू लिख दीजिए।